जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल कनुज क्लासेस में। ओके, देखिए गाइस, आज मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो बात करेगा आधुनिक इतिहास की, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की। और आज का जो वीडियो बनेगा वो एक तरह का इंट्रो होगा कि किस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री को, किस तरह से मेरी जो लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करूंगा, क्या वो इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, ठीक है। और मेरा जो सोर्स है वो क्या होगा, मैं कौन सी बुक को रेफरेंस दूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास जो है एक रिसर्च बेस होता है, ठीक है। जैसे कि अगर उदाहरण दूं, अगर हम मिडिवल हिस्ट्री के लिए जो हमारे प्रख्यात राइटर हैं सतीश चंद्र की बुक को हम काफी ऑथेंटिक मानते हैं। तो उनके हिसाब से देखें तो वास्को ड गामा के साथ जो आया था वो था इब्न माजिद। कौन था? इब्न माजिद। और वैसे ही अगर मैं राजीव विहिर साहब, जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये बुक जो स्पेक्ट्रम बुक करके आती है, राइट, वहां पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो हमारे राजीव विहिर साहब हैं वो कहते हैं वास्को ड गामा के साथ कौन आया है? अब्दुल माजिद। तो इसीलिए कभी-कभी हमें इतिहास पढ़ते समय इस बात का ध्यान देना होता है कि हम कौन सी बुक उठा रहे हैं। और कभी हो सके अगर आप मेंस लिखते हैं तो कोशिश करिए जहां आपको लगता है कि दोनों बुक या दो से ज्यादा बुक ऑथेंटिक हैं, तो वहां पर आप कोट कर लीजिए कि आप जो भी अपनी मेंस राइटिंग में डेटा दे रहे हैं उसका रेफरेंस आप किस बुक से दे रहे हैं। वो अगर आप मेंशन कर देते हैं तो वो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है, राइट। तो यहाँ पर जो है मैं जो बुक उठाऊंगा वो है आपकी राजीव विहर की स्पेक्ट्रम बुक है, राइट। और ये लेटेस्ट एडिशन ही मैं उठाऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन से हमें ये फायदा होता है कि जो भी एरर्स होते हैं वो जो लेटेस्ट एडिशन होता है उसमें पूरे कर दिए जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे लक्ष्मीकांत जी का जो लेटेस्ट एडिशन है, लक्ष्मीकांत जी का जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं जिससे, वो 7th एडिशन है। तो वहां पर 7th एडिशन में वो बताते हैं कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, हाँ, प्रथम बैठक जो हुई थी जो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी। तो यहाँ पर जो 7th एडिशन के हिसाब से वो बताते हैं कि 207 लोग प्रस्तुत थे, परंतु वही 6th एडिशन में वो बताते हैं 211, ठीक है। तो देखिए, पहले उन्होंने 211 बताया था, अब उन्होंने 207 बताया। तो इस तरह से ये होता है कि जो लेटेस्ट एडिशन होता है उससे हमें पता चल जाता है कि कहीं पर कोई गलती हुई है, अगर राइटर के द्वारा रिसर्च में कुछ गलती हुई है, प्रिंटिंग में कोई गलती हुई है तो उसको सुधारा जाता है। तो हमें हमेशा लेटेस्ट बुक को ही अपना आधार बनाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप निश्चिंत रहें, अगर जो भी मेरे बालक बालिकाएं हैं, विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, काफी बहुत ऐसे होते हैं जिनको आर्थिक उतना मजबूत नहीं होता उनका आर्थिक पक्ष, तो आपको किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आपने सारा का सारा डेटा कॉपी पेस्ट कर लेना है, राइट। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, तो आप फोटोज भी ले सकते हैं, राइट। और बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना एक टेलीग्राम चैनल पे अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो बहुत जल्द होगा, आप लोगों का सहयोग चाहिए बस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत आज इंट्रो वीडियो होगा। तो इसकी जो शुरुआत हम देखेंगे वो हम देखेंगे कहाँ से होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखते हैं। ये 2022 में क्वेश्चन आया है, मीन्स में आया है, राइट। कि जो व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कॉम्प्रोमाइज द इंडियन सोल्जर्स, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें ज्यादातर तो इंडियन सोल्जर्स ही थे, विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ देन इंडियन रूलर्स। मतलब ऐसा क्या था कि जो उस समय के जो इंडियन रूलर्स थे, जैसे अगर मुगल्स को हम ले लेते हैं, ठीक है, उनको वो हराने में सक्षम हुए, ठीक है। और ऐसा क्यों था? इस तरह के जो उत्तर है वो आपके मेंस में हमसे पूछा जाता है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत स्पेसिफिकली मैं अभी इस क्वेश्चन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस में काफी लोग फ्रेशर हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी प्रेशर आप पे आए। वट वी विल डू, देखिए, दिखता कठिन है, दिखता जटिल है, बट जब हम इसको पढ़ लेंगे तो इसी क्वेश्चन में मैं दोबारा आऊंगा और देन वी विल सी ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, या बहुत इजी लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस एंगल से पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो शुरुआत हम करते हैं, जैसे ऑब्वियसली मैं अगर राजीव विहिर की किताब उठा रहा हूँ तो मेरा जो अनुभव है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो जैसे जो पहला चैप्टर हमारा राजीव विहिर में मिलता है, पहला और दूसरा हमारे उतने काम का नहीं है, राइट, क्योंकि उसमें ऐसे ही बता रखा है कि कैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे आपके पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, कुछ लेख होते हैं और रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इस तरह की बातें। वो हमारा उतना काम का नहीं है डेटा। हमारा काम का डेटा आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आता है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये चैप्टर 3rd से शुरू होता है, गेस, राइट। तो यहाँ पर मैं जो शुरुआत करूंगा इसको मार्टिन लूथर से चलते हैं, क्योंकि देखिए एडवेंट ऑफ यूरोपियन यानी यानी कि हमें दिखता है, अगर मैं एक
श्रृंखला देखूं, भारत में जो यूरोपियंस आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पोर्चुगीज आए थे, फिर हमारे जो डच हैं। और डच में क्या होता है, डच मतलब ऐसा होता है, ये नीदरलैंड प्लस जर्मनी। असल में इसको एक डेमोग्राफिक वे में अगर हम देखेंगे तो डच बेसिकली, डच लोग कौन थे, जो नीदरलैंड, और नीदरलैंड तो एक आपको पता ही है, ये एक अपने में ही देश है, और जर्मनी भी अपने में देश है। तो एक मिंगलिंग हुई थी, कुछ जर्मन जो थे नीदरलैंड में जाके रहे थे, और एक डचेस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो डच बेसिकली कौन हुए, जहां पर आपको एक कॉम्बिनेशन दिखता है नीदरलैंड और जर्मन्स का, ठीक है। और मुख्यतः हम इसको नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, राइट, डच। फिर आप जानते हैं इंग्लिश आए हैं। इंग्लिश से आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, द ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर आए हैं आपके डैनिश। और डैनिश ऑब्वियसली जब आप एक डेनमार्क की तरफ जाएंगे, ठीक है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है हमारी, अब ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होती हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, इसके नीचे जब आप थोड़ा दक्षिण की तरफ देखते हैं तो वहां पर आपको ये डैनिश दिखेगा। और इसके बाद हमें दिखता है, जो अंत में आते हैं वो आते हैं फ्रेंच। तो इस तरह से हम देख लें, शुरुआत पोर्चुगीज से होती है, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आता है, फिर डैनिश आता है, फिर फ्रेंच आता है, ठीक है। ये एक श्रृंखला में आते हैं। अब देखिए, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, हमारे मन में दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, वाई दे आर कमिंग टू इंडिया, क्यों, वाई, वाई दे आर कमिंग टू इंडिया, राइट, इंडिया क्यों आ रहा है। दूसरा प्रश्न आ रहा है, फिर ये ऐसे सीरीज में क्यों आ रहा है, ठीक है, मतलब एक आ रहा तो दूसरा भी आ रहा, तीसरा भी आ रहा, इस तरह से श्रृंखला में क्यों आ रहा है। तो देखिए, जो दूसरा प्रश्न है कि ये श्रृंखला में, सीरीज में क्यों आ रहे हैं, उसका उत्तर तो बहुत आसान है। क्योंकि आपको पता ही है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पोर्चुगीज में वास्को ड गामा साहब आए थे, और जब वो वापस गए तो उन्होंने 10 गुना मुनाफा कमाया, ठीक है, यानी कि अपने साथ वो जो भी भारत से सामान ले गए थे, उनमें उसको उनको 10 गुना फायदा हुआ। यानी कि अगर कोई लागत उन्हें 2 रुपए की पड़ रही है, तो उन्होंने जब बेचा उसे, तो वो 20 रुपए में बिका। तो ये जो 10 गुना जब मुनाफा होता है, ये बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली जब वास्को ड गामा ने ये बेचा, तो ये मार्केट में काफी हवा हुई, इसकी हवा मतलब कि काफी लोग चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर मैं बात करूं कि एक फिलोसफर होते हैं, जैसे थॉमस हॉब्स हो गए, या आपके रूसो हो गए, इस तरह के लोगों ने हमेशा कहा है कि इंसान जो होता है, इंसान अपने प्लेजर के लिए ही काम करता है, ठीक है, ठीक है। और ज्यादा अगर आप ध्यान से देखेंगे प्लेजर वाली बात, तो जेरेमी बेंथम करके एक व्यक्ति हैं, जेरेमी बेंथम, आप पढ़िएगा उनके बारे में, वहां पर आपको पता चलेगा कि उन्होंने बताया है कि किस तरह से आदमी हमेशा अपने लालच के लिए ही काम करता है, अपने सुख के लिए काम करता है। तो इस तरह से क्या है, वास्को ड गामा जो साहब हैं, जिन्होंने इतना अच्छा मुनाफा कमाया है, तो ऑब्वियसली जो बाकी अन्य देश के जो लोग हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि अपने आप को शामिल करें। तो ये दूसरा क्वेश्चन तो हमें मिलता है सीरीज वाला। पर पहला जो है कि पहला क्यों आए ये लोग, ठीक है, ऐसा क्या कारण था। देखिए, इसके कारण जो है मुख्यतः दो हैं। कारण तो काफी हैं, पर मुख्यतः हम दो कारण देखते हैं। पहला कारण तो यह है कि यूरोप में एक रेनेसा आया था। अब रेनेसा मतलब होता है पुनः जागरण, मतलब कि रेनेसा में आप समझिएगा ये बात कि जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री या हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था, ठीक है, रोमन साम्राज्य जो था वो टूटा था। जैसे सतीश चंद्र जो है, जो मिडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं, वो यहीं से पढ़ाते हैं कि बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य जो है, वो थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी में टूटा था, थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी में वो टूटा था। 6th सेंचुरी एडी, मतलब अर्थात अगर इसको आमतौर पे देखें, तो ये माना जाता है एज पर सतीश चंद्र कि जो बहुत बड़ा रोमन अंपायर था, वो 550 से लेकर 575 ईडी के मध्य टूटा। यानी कि आज से अगर हम देखें तो लगभग 1500 साल पुरानी बात है। आज से अगर देखें लगभग 1500 साल पुरानी बात है, तो रोमन अंपायर टूटता है, और वो दो में विभाजित हो जाता है। एक होता है वेस्ट रोमन अंपायर, और एक होता है आपका ईस्ट रोमन अंपायर, ठीक है। अब ईस्ट रोमन अंपायर की जो कैपिटल है वो कॉन्स्टेंटिनोपोल होती है, जिसको हिंदी में कस्तंतुनिया कहते हैं। और वेस्ट की जो कैपिटल होती है वो रोम बनती है, रोम। अभी हमारा जो तवज्जो है वो रोम पर रहेगा, ठीक है, यानी कि जो टूटा है बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य, पूर्व और पश्चिम में, अभी हम पश्चिम की बात करेंगे। पश्चिम की जो राजधानी है वो है रोम। अब जो पश्चिम की राजधानी है रोम, वहां पर जो चर्च कहलाए, वो कहलाए कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च। अब कैथोलिक चर्च में समस्या थोड़ी आई आगे चलकर, अगर हम आगे चल के, जब मैं आपको 13th 14th और 15th सेंचुरी के आसपास ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं 13 से 15 सेंचुरी के आसपास की बात करूं, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कैथोलिक चर्च में जो 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 यहाँ का रिचुअल्स था, जो मान्यताएं थी, वो इस तरह की थी कि इसमें जो पोप होते हैं, पोप जो धर्मगुरु हैं,
थियोलॉजियंस हैं, उनका दर्जा एक 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 भगवान के बराबर दिया गया है, अगर मैं आसान शब्दों में आपको बोलूँ। यानी कि ये पोप जो कहेगा वो इंसान को करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो पाप की भागीदारी है, ठीक है? तो इसी तरह से जो है, पोप आगे चल के हमें दिखता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जेरेमी बेंथम को अगर मैं उठाऊँ, जो फिलोसोफर हैं काफ़ी बड़े, वो कहते हैं कि भैया जो इंसान होता है, वो अपना फ़ायदा ही देखता है, तो उस हिसाब से जो पोप है तो इंसान, ठीक है तो इंसान। तो पोप क्या करने लगा आगे चलकर, धर्म के नाम पे बहुत गलत काम करने लगा। अब वो जो क्या काम करने लगा, कैसे करने लगा, वो अलग मुद्दा है। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि पोप जो है वो धर्म के नाम पे गलत काम करने लगा। तो इस कारण क्या हुआ कि हमें जैसे और भी लोग आए थे बीच में, परंतु हम मार्टिन लूथर को अगर लेंगे, मार्टिन लूथर से भी पहले ऐसे थे जिन्होंने आवाज उठाई थी, पर ज्यादा प्रसिद्ध हमारे मार्टिन लूथर हुए हैं क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन लाया है। तो जो समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं उन्हीं का नाम ज्यादा आता है। तो मार्टिन लूथर का नाम आप देख रहे होंगे, इनका जो समय काल है 1483 से लेकर 1546 है। तो ये आप विश्वास नहीं करेंगे, ये खुद एक पहले सिस्टम का भाग थे, अर्थात ये खुद एक पोप थे। और किसके पोप थे? कैथोलिक चर्च के ही पोप थे। परंतु इनके एक मन में एक प्रश्न चिन्ह आया कि जो ये पोप को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या ऐसा बाइबल में लिखा है? तो इन्होंने बाइबल को पढ़ना फिर शुरू किया। तब इनको बाइबल में समझ में आया कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं लिखी है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा कि कहीं न कहीं कैथोलिक चर्च के विरुद्ध आवाज उठाई, और वहीं से हमें एक नया वर्ग दिखता है, एक नई क्लास दिखती है जो है प्रोटेस्टेंट्स। यानी कि कहीं न कहीं प्रोटेस्टेंट विचारधारा वाले जो लोग हैं, उसके जनक हम मार्टिन लूथर को कह सकते हैं। अर्थात प्रोटेस्टेंट वो है जो बाइबल को मानते हैं, कैथोलिक भी बाइबल को मानते हैं, कैथोलिक वाले भी बाइबल को मानते हैं, प्रोटेस्टेंट वाले भी बाइबल को मानते हैं, पर कहाँ डिफरेंस हमें मिलता है कि जो कैथोलिक वाले हैं, ये आपके पोप को भगवान का दर्जा देते हैं, परंतु प्रोटेस्टेंट जो है वो पोप को भगवान का दर्जा नहीं देता है, ठीक है? ये पोप को बाईपास करता है। तो इसीलिए आप देखिए अगर ये बात होती है, तो जो पोप हैं, वो नाराज़ हो जाएँगे। पोप नाराज़ होंगे तो क्या होगा? कहीं न कहीं एक विवाद उत्पन्न होगा, ठीक है? परंतु यहाँ से हमें एक नई क्लास मिलती है जो है प्रोटेस्टेंट, और जो बात करती है कि असल में लिखा क्या है उस पे चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि धर्म में जो धर्म होता है, जो रिलिजन होता है उसपे अंधा विश्वास करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यानी कि कहीं न कहीं अपने जो राशनल माइंड होता है, राशनल माइंड से यहाँ मतलब है जो तर्कपूर्ण बातें होती हैं, उस पे ध्यान देना है, ठीक है? जैसे जो हमारे विद्वान रह चुके हैं, प्लाटो है, एरिस्टोटल है, सुकरातो है, और जो इस तरह के लोग हैं, इन्होंने जो बातें बोली हैं, उस पे कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए, राइट? तो इस तरह से हम देख रहे हैं। इसकी तुलना आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर हम देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि कैसे उन्होंने कहा था, गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास, यानी कि जो बीच में जो ब्रह्मनास हैं और जो जो भी पुराण्स हैं, जो इस तरह की जो मैनिपुलेशंस करते हैं वेदों के बारे में, तो उन्होंने भी कहा था कि आप सीधे गो बैक टू वेदास जाइए, तब आपको दिखेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो वर्ण सिस्टम है उसमें ये एक हेरिडिटी होना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है वेदों में। वेदों में ये लिखा है कि जिसको वेदों का ज्ञान होगा वो ब्राह्मण होगा, जिसकी भुजाओं में जान होगी वो क्षत्रिय होगा, जिसको व्यापार करना आएगा वो वैष्णव होगा, वैश्य होगा, सॉरी वैश्य होगा, और जो जिसके अंदर भूख बहुत होगी, लालच बहुत होगा, वो एक शूद्र में गिना जाएगा, ठीक है? तो इस तरह की बात बताई गई है। तो इसी तरह से हमें दिखता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती और मार्टिन लूथर एक से ही हमें दिखते हैं। फिलहाल ये याद रखिएगा, मार्टिन लूथर ने एक नया थियोलॉजिकल क्लास दी है। थियोलॉजिकल मतलब जो धर्म की बातें करते हैं, वो कौन से? प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ से आप देखे होंगे कि अब जब ये नई विचारधारा आई है, तो इसमें क्या हुआ कि अब कहीं न कहीं एक लोगों के अंदर नया जोश आया, लोगों के अंदर जो डर बैठा रखा था पोप ने, उससे लोग बाहर आए, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से लोग क्या हुए कि ज़्यादा अब नई-नई चीज़ों को जानना चाहते थे, क्योंकि जब हम ज्ञान की तलाश करते हैं, तो ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम ज्ञान की तलाश करते हैं। व्हाट आई मीन टू से, ज्ञान अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको ज्ञान के लिए तलाश करनी पड़ेगी, एक्सप्लोर करना पड़ेगा नई-नई चीज़ों को, राइट? तो एक तो ये कारण माना जाता है, और एक और जो मुख्य कारण है, वो है इस्लाम का उदय। देखिए, इस्लाम का उदय जो माना जाता है वो लगभग 622 से 625 एडी के आसपास माना जाता है, ठीक है? अब मैंने हमेशा कहा है कि इसमें अलग-अलग विचारधाराएँ हैं, परंतु एक आम तौर पर समझने के लिए हम ये देखेंगे कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, उन्होंने जो मक्का टू मदीना सफ़र किया है, तो उस हिसाब से ये डेट मानी जाती है, कहीं पे 622, कहीं पे 625। तो इस समय इस्लाम का उदय हुआ है, और इस्लाम फैल रहा है।
तो इस्लाम जब फैलेगा तो जो क्रिश्चियनिटी है क्योंकि क्रिश्चियनिटी को हम यीशु के जन्म से मानते हैं, राइट? तो यीशु के अगर 622 एडी में लिख रहा हूँ यानी कि इस्लाम धर्म कहीं न कहीं 600 साल बाद आ रहा है। ईसाई धर्म के, तो ईसाई धर्म जो पहले से 600 साल से पहले से अस्तित्व में है, उस पे कहीं न कहीं खतरा आ रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म की जो बातें हैं, वो लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि इस्लाम फैल रहा है। तो जो क्रिश्चियनिटी है, वो कहीं न कहीं दबाव महसूस कर रही है, इसीलिए हमें दिख रहा है कि अब क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए भी जो है ये कोशिश की जाएगी कि जो नए-नए स्थान हैं, उनको उनको कब्ज़े में लिया जाए और वहाँ क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए, ठीक है? इसीलिए हमें दिखता है जब जो प्रिंस नेविगेटर है, जो अब आगे आगे देखेंगे, एक प्रिंस है नेविगेटर, पुर्तगाल का ये एक प्रिंस है, प्रिंस को द नेविगेटर की उपाधि मिली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पोप निकोलस 5 है, पोप निकोलस 5 ये खुद ये पोप निकोलस खुद प्रिंस नेविगेटर को आज्ञा देगा कि तुम जाइए और ईस्ट की तरफ जाओ और एक्सप्लोर करो और धर्म को फैलाओ, ठीक है? रिलीजन को फैलाओ। तो इसीलिए हमें आगे चल के दिखेगा कि पहले तो हमें ये दिख रहा है कि पोप जो है वो नाराज़ हो रहे हैं, पर हमें मन में प्रश्न आता है कि फिर पोप ही क्यों मदद कर रहे हैं? तो रीज़न क्या हो गया है कि अब बात धर्म को फैलाने की हो गई है, ठीक है? तो जब भी बात धर्म की आती है तो लोग एक हो जाते हैं, ठीक है? आपसी जो मतभेद होते हैं उनको भुलाकर एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि ये 2 मुख्य कारण हैं। एक तो रेनेसा वाली बात जो मैंने बताया, प्रोटेस्टेंट वाली बात मार्टिन लूथर, और दूसरा इस्लाम जो फैल रहा था, राइट? तो आपने देखा होगा इस तरह से हम पढ़ेंगे और इस तरह से ही मैं कोशिश करूँगा अपना जो तजुर्बा है, एक स्टोरी के रूप में, क्योंकि हिस्ट्री एक खुद स्टोरी है, जब तक हम इसको स्टोरी के रूप में नहीं पढ़ेंगे और ऐसा क्यों है, ऐसा कहाँ से आया है, चाहे इसके पढ़ाने के लिए जैसे मैं जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, अगर उसका जो आधार है वो समझने के लिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। मिडिवल हिस्ट्री में जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, एंशिएंट हिस्ट्री में जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को हिस्ट्री समझ में आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बालक-बालिकाएँ हिस्ट्री को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं। पर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको ये हिस्ट्री में आनंद महसूस हो, ठीक है? तो ये तो एक इंट्रो वीडियो था, तो अगर आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक मेरे चैनल को कोशिश करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट? और बताइए, कमेंट करिए किस तरह से आपको लग रहा है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।